हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू हैं कुछ सब्जेक्ट के अभी भी जारी हैं। मेरा इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है जून 2025 में, ठीक है। तो और इस वीडियो में मैं आपको अपने इंटरव्यू की हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो इंटरव्यू प्रोसेस हो, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान मेरे से पूछे गए प्रश्न हो और मेरे द्वारा दिए गए जितने भी जवाब हैं, ठीक है, उन सबको मैं बड़ी ही ईमानदारी से आपके सामने इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस की, जिसमें पहला पॉइंट है जब आप एंट्री लेंगे तो आपकी जो है चेकिंग की जाएगी, ठीक है। चेकिंग में आपके इंटरव्यू लेटर और आधार कार्ड, ये दो चीज़ें चेकिंग होगी। इसके बाद एक कर्मचारी के द्वारा आपके सिग्नेचर जो है वो लिए जाएंगे। अटेंडेंस शीट होगी उनके पास और अटेंडेंस शीट पर आपके सिग्नेचर होंगे। इसके बाद में आप सभी कैंडिडेटों को एक कैंडिडेट वेटिंग हॉल है वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। इसके बाद में प्रोसेस शुरू होगी और जिसमें आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आपका जो एक फ़ोटो खींचेगा और आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस एक तरह से भरी जाती है वहाँ पर। इसके बाद में जब आप सभी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको टोकन्स के लिए बुलाया जाएगा। टोकन्स जो है एक जार में बहुत सारे टोकन्स भरे होंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, मान लीजिए जैसे हमारे टाइम पर 3 बोर्ड बैठे हुए थे, तो 3 बोर्ड थे तो 24 कैंडिडेट्स टोटल थे, तो हमारे 1 से लेकर के 24 टोकन्स जो है उसमें पड़े हुए थे, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए केवल 2 ही बोर्ड हैं तो आपको 1 से लेकर के 16 तक टोकन जो है मिल जाएँगे। एक ही बोर्ड होगा तो 1 से लेकर के 8 तक टोकन जो है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक जार में बहुत सारे टोकन्स पड़े होंगे, ठीक है। एक-एक करके आप सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और आपको जो है वो टोकन्स एक-एक करके निकालने होंगे, ठीक है। जिसके किस्मत में जो टोकन आ गया वही उसका टोकन नंबर हो जाएगा। जैसे मेरे टाइम अगर मेरी बात करें तो मुझे तीसरा नंबर का जो टोकन है वो मिला था, ठीक है। अब अगले प्रोसेस में जब आप टोकन ले लेंगे सभी लोग तो आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा एक शीट पर और उसी शीट पर आपको जो है टोकन नंबर भी लिखवाया जाएगा। इसके बाद में आपको टोकन को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। अगले स्टेप में आप सभी को रूम जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि जैसे हमारे टाइम पर 3 बोर्ड थे, तो 3 बोर्ड में से जो 1 से 8-8 कैंडिडेट का जो बोर्ड बैच जो है बनाया गया था और उन 8-8 कैंडिडेट को अलग-अलग जगह ले जाया गया था, ठीक है। जैसे हमें वेटिंग हॉल में बिठा दिया गया कहीं और दूसरों जो बोर्ड्स दूसरे जो ग्रुप्स थे उनको लाइब्रेरी में, किसी को कहीं और दूसरी जगह दूसरे रूम में ले जाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको रूम अलॉटमेंट हो जाएँगे और वहाँ अच्छा, अगली वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और 15 प्लस मार्क्स आप ईज़िली कैसे गेट कर सकते हैं। जितने भी बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है, टोटल हमारे 5 बोर्ड मेंबर्स हैं, 5 बोर्ड मेंबर्स हैं। उन पाँचों बोर्ड मेंबर्स को कौन-सा बोर्ड मेंबर किस-किस तरह के सवाल वहाँ पूछ रहा है, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, सभी सब्जेक्ट के लिए हम ये बात करने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि आप किसी दूसरी सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें आपका इंटरव्यू से रिलेटेड हर एक जो डाउट है वो डेफिनेटली मैं क्लियर कर दूंगा, इस चीज़ को मान के चलिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को भी देख लीजिए जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि एक इंटरव्यू होता कैसा है, ओके। तो जब आपको रूम अलॉटमेंट हो जाएंगे तो वहाँ 8-8 कैंडिडेट को ले जाया जाएगा एक-एक रूम में। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक टीम आएगी जिसमें 4 मेंबर्स होंगे, ओके। और उन 4 मेंबर्स में से अ, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा एक मेंबर के द्वारा और वो फॉर्म में आपको एक फ़ोटो लगाना होगा और आपके जो सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में ही आपको सिग्नेचर करने होंगे। केवल ये 2 ही चीज़ें करनी होंगी इस फॉर्म में, आपका फ़ोटो आपको चिपकाना है और साथ ही साथ आपको दोनों में आपके हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर जो होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो 2 मेंबर होंगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करके और उसमें जो फॉर्म हमने आपको दिया गया होगा उसमें आपका डेटा जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है। डेटा एंटर कैसा कि जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे कुछ अगर डेटा नहीं भर पाए थे तो अगर आप अब चाहें तो अब भी उनको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर आप अब उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको तुरंत के तुरंत उनको लगवाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे नहीं लगाया था लेकिन वो अब लगाना चाहते हैं, तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप लेकर के जाएँ और लेकर के जाने के बाद वहाँ आप फिलअप करवा दें कि मैडम मेरा ऐसे-ऐसे प्रोसेस है, ठीक है। तो आपका जो है उस टाइम पर भी ये डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरह की परेशानी वहाँ पर आने वाली नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेंबर होते हैं वो क्या करेंगे, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करेंगे कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट की जो है वो कमी तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। और तभी लिखा जाता है आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे कि क्लियर है या प्रोविजनल है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो आपको प्रोविजनल लिख दिया जाएगा और अगर क्लियर है तो आपको उसके जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर क्लियर लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। इसके बाद में अगर मान लीजिए किसी का प्रोविज़नल आता है, तो उनको अंडरटेकिंग दे दी जाती है, ठीक है? तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उनको क्या दी जाएगी, अंडरटेकिंग दे दी जाएगी और उनको कुछ टाइम दे दिया जाता है कि 5 दिन या 6 दिन के अंदर-अंदर आप उस डॉक्यूमेंट को जो है आरपीएससी में पुनः आकर के जमा करा सकते हैं, ठीक है? तो प्रोविज़नल वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं
जो लास्ट मेंबर होता है वो भरते हैं, उसी फॉर्म में एक छोटी सी स्लिप होती है, उस स्लिप को भरते हैं वो लास्ट मेंबर, ठीक है, जिसमें हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेटा जो है वो एंटर किया जाता है, ठीक है, और उसमें केवल और केवल क्वालिफिकेशन और ईयर भरी होती है ना। अब जैसे कि मान लो आपकी 10th हो गई, ठीक है, 12th क्लास हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद में पीजी क्लास हो गई, है ना, अगर किसी की पीएचडी है तो पीएचडी क्लास हो गई, इसके बाद में मान लीजिए कोई जॉब में है तो उनकी जॉब की डिटेल्स हो गई। ध्यान रखना ये जो छोटी सी स्लिप होती है यही स्लिप आपके बोर्ड मेंबर्स तक आपको पहुंचाई जाएगी, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स आपकी लिखी होंगी। इसमें नेम नहीं होता है और ना ही एड्रेस होता है, ध्यान रखना। इसमें केवल और केवल जो भी मैंने बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं केवल और केवल वही होंगी, इसके अलावा वहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है और आपको इंटरव्यू रूम तक जो है वो ले जाया जाएगा। 3-3 कैंडिडेट करके या 2-2 कैंडिडेट करके इंटरव्यू रूम जो है उसके पास में आपको बैठा दिया जाएगा, जिससे कि एक-एक कैंडिडेट को अब यहाँ से भेजा जाएगा, ठीक है। वहाँ पर पियोन बैठे रहते हैं और जैसे ही अंदर से ऑर्डर मिलता है कि अब एक-एक कैंडिडेट को लाना शुरू कर दीजिए, तो आपका जो है वहाँ पर एक-एक कैंडिडेट को ले जाया जाता है। और एक-एक कैंडिडेट का देखो मैक्सिमम जो टाइम है एक-एक कैंडिडेट का, कईयों का 20 मिनट भी चल रहा है, कईयों का 25 मिनट भी चल रहा है, कईयों का 35-35 मिनट भी जो है वो चला है इंटरव्यू, ठीक है, और कईयों को जो है 15 मिनट में भी फ्री कर दिया गया है, ठीक है। वो डिपेंड करता है बोर्ड के मूड पर कि किस तरह किसका कितने देर जो है वो इंटरव्यू को चलाना है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही फिर से मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू का गाइडेंस देने वाला हूं और डेफिनेटली आप 15 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हम हर तरह की बातें जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हर तरह का जो डाउट है आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग वो भी आपको मैं जो है शेयर कर दूंगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे अभी कमेंट कर दें, जिससे कि मैं उसे अगली वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अच्छा, तो चलिए मैं आपको अपने इंटरव्यू की समरी दे देता हूँ, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बोर्ड की बात करें। देखो आपके बोर्ड में टोटल 3 मेंबर होंगे, जिसमें एक आरपीएससी के मेंबर या जो अध्यक्ष हैं वो हो सकते हैं। दूसरा 2 आपके एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, 2 एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पर बैठे होते हैं। मेरा बोर्ड जो था वो मिस्टर कैलाश चंद मीणा जी का था, ठीक है। इसके बाद मेरे इंटरव्यू की जो टाइमिंग रही है वो 25 से लेकर के 27 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था, ठीक है। जीके का क्वेश्चन मेरे से बोर्ड मेंबर यानी कि कैलाश चंद मीणा जी ने पूछे थे और 10 क्वेश्चन उन्होंने 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे थे, ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं इसमें कि किस तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जीके के क्वेश्चन जो है वो हर कैंडिडेट से पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है, वो बोर्ड मेंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कई कैंडिडेट से जीके के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं बोर्ड मेंबर के द्वारा, ठीक है, लेकिन मेरे से तो भाई भर भर के पूछे गए थे। टोटल 10 क्वेश्चन मेरा शुरू ही वहीं से हुआ था, जीके क्वेश्चन से। और जब आप मेरे जीके क्वेश्चन देखोगे तो हर एक क्वेश्चन जो था मेरा अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन जीके के सिचुएशनल क्वेश्चन थे, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा और देखने को मिल जाएगा कि जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो एक एक्सपर्ट हैं उन्होंने मेरे से 4 क्वेश्चन पूछे थे सब्जेक्ट से, और जो दूसरे एक्सपर्ट हैं उन्होंने मेरे से 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट से पूछे थे, ठीक है। चलिए आगे, तो चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन किस तरह से हुआ था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना के से जो है मैंने अपने आप के आंसर, जो मेरे आंसर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब देखो सबसे पहले मैं गया, मैंने कहा मैं कम इन सर, उन्होंने कहा यस ओके। मैंने वहाँ पे फिर उसके बाद ग्रीटिंग किया, नमस्ते किया उनको, फिर मैंने कहा सिट डाउन प्लीज़। मैं वहाँ पर बैठा, ठीक है, और मेंबर जैसे ही मैं बैठा उसके बाद में मेंबर ने मेरे को ये कहा कि 10th आपने 2014 में की है, मैंने कहा जी सर। 12th आपने 2016 में की है, मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए मेरे से बोला कि बीएससी कब की है आपने, तो मैंने कहा कि 2019 में की है सर। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि एमएससी कब की है आपने, तो मैंने कहा सर 2021 में की है, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने मेरे से कहा कि आपने बीएड के साथ जेआरएफ भी किया है, बीएड कंप्लीट हो गई है क्या आपकी, मैंने कहा जी सर। तो इस तरह का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मेरे साथ हुआ था, ठीक है, और वो सबके साथ होगा क्योंकि बहुत ही आपको मतलब शुरुआत में आप थोड़ा सा वहाँ बोल सको कुछ ना कुछ, इस वजह से बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साथ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं मेरे जीके क्वेश्चन जो मेंबर ने मेरे से पूछे थे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मेंबर के क्वेश्चन, ध्यान रखना। और जो एम है उससे मैंने मेंबर को रिप्रेजेंट कर रखा है और के जो है उससे मैंने खुद को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन जो आया था वो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि उनको मैं विद्या संबल के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य किया था मैंने, और अभी मेरा पीएचडी में एडमिशन भी हुआ था। तो मैंने बता दिया कि सर मेरे कोर्स वर्क को शुरू हुए अभी 6-7 दिन हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी ज़रूरी नहीं है, तो फिर पीएचडी क्यों करनी है। तो मैंने उनको आंसर दिया कि सर पीएचडी प्रमोशंस के लिए, ठीक है, एकेडमिक के साथ साथ हमारा रिसर्च कंट्रीब्यूशन भी उसमें बेहतर होना चाहिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इस तरह का जो आंसर है मैंने दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि आप हाँ, अगले इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राजस्थान में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था 2 पार्टीज़ के बीच में, तो मैं श्योर नहीं था। तो मैंने सर को बोला, मैंने कि सर श्योर तो नहीं हूँ, मैं गैस कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा गैस नहीं, श्योर अगर हो तो बता सकते हो आप। तो मैंने सॉरी बोल दिया यहाँ पर उनको, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि तो क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है क्या आपका। तो मैंने कहा कि जी सर, और एक्चुअल में मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनको सीधे ही जो है मना किया, मैंने कि जी सर मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनको सीधे बोल दिया था यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ आपको क्या है कि उनको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बोलिए, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपको पता है कि जवाब आप नहीं दे पाओगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आप फिर उसमें मत पढ़िए, ठीक है। आप सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। ये चीज़ जो है मैं प्रेफर करूँगा। तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा ओके, तो वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉलिटिक्स की नीड नहीं है। तो मैंने जी सर कहा और उन्होंने स्माइल के साथ इस चीज़ को बोला था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
जो पॉलिटिक्स है उसकी नीड होती ही नहीं है। तो ये उन्होंने बोला था। साथ ही अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में बता सकते हो क्या? तो ऑब्वियसली मैंने, चूँकि जीके की प्रिपरेशन तो हम करते ही हैं, तो मैंने तब ध्यान रह गए थे मुझे 3-4 आंदोलन, तो मैंने बता दिए कि बिचौलिया किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन, शेखावाटी, मेव किसान आंदोलन और एक भरतपुर का जो जाट किसान आंदोलन था वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इतने सारे किसान आंदोलन बताए। तो उन्होंने मेरे से विजय सिंह पथिक के बारे में पूछ लिया कि विजय सिंह पथिक के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि कौन थे बताओ थोड़ा-सा। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने क्रांतिकारी थे, किसान आंदोलनकर्ता थे और बिजौलिया किसान आंदोलन को दूसरे चरण में इन्होंने नेतृत्व किया था। और अच्छा देखो, जब अब मैं आंसर दे रहा था तो मेरे को बहुत ही कम डिटेल याद आ रही थी हर एक व्यक्तित्व के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने उनको यही बोल दिया कि मैंने कहा सर इतना ही पता है, ठीक है। तो फिर जब इतना ही पता है, इतना बोलने के बाद में उनका अगला क्वेश्चन जो है वो रेडी रहता है हमेशा। तो मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा कि कास्टिज़्म पर आपका ओपिनियन क्या है? तो बड़ा ही रैंडम क्वेश्चन था यार, ठीक है, क्योंकि अचानक से इस तरह का क्वेश्चन और वो भी इंटरव्यू में। तो इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कास्टिज़्म हो गया, रिजर्वेशन हो गया, या बहुत सारे और 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आप कितना भी बेहतर आंसर दे लो, सामने वाले को क्या चाहिए वो आपको नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने में कि अगर इन्हीं 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चनों के आसपास अगर आपको जज करके कहीं इंटरव्यू के मार्क्स वो उसने डिसाइड किए, तो मतलब मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है कि नेगेटिव जा सकता है कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों पे। हैं, तो साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन मेरे ऊपर भी जो है ट्राई कर लिया गया कि इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने आंसर दिया कि सर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सबको बराबर नज़रिए से देखता हूँ। तो मैंने इसमें आंसर जो है वो बहुत ही लिमिटेड रखे थे। मतलब अपने शब्दों को बहुत ही लिमिटेशन में रखा था, जिससे कि ना तो मैं इधर जाऊँ, ना मैं इधर जाऊँ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आप इन्हें छेड़ नहीं सकते। और ऐसे टाइम पे आप जहाँ पर आपका लाइफ़ का सवाल है, जहाँ पर आपके करियर का सवाल है, तब आप इधर-उधर नहीं कर सकते जवाब को जो है, ठीक है? तो जो एक्चुअल बात थी वो मैंने बता दी उनको सर कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ और मैं सबको बराबर नज़रिए से देखता हूँ, ऐसे मैंने बताया। उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि विकसित भारत के साथ कास्टिज़्म को साथ लेकर जाना चाहिए या हमें उसे छोड़ देना चाहिए? तो मैंने कहा सर नहीं, हमें उसे नहीं लेकर जाना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। और मैंने बताया उनको सर से कि सर जैसे कि विकसित भारत में कास्ट का योगदान जो है वो नहीं होता है, वो हमारे लोगों का योगदान होगा, ठीक है? जैसे कि नॉलेजेबल पर्सन या कम नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसका कम योगदान होगा, अपनी तरीके से योगदान होगा। अगर अधिक नॉलेजेबल पर्सन है तो उसका अपने तरीके से योगदान होगा। लेकिन कास्ट जो है, किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति जो है किसी भी तरीके से योगदान कर सकता है, तो इसमें कास्ट इंपॉर्टेंस नहीं है विकसित भारत में। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह का इसके इर्द-गिर्द रहा था, ठीक है? उन्होंने फिर इसमें एक सवाल और किया था, 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे, बड़े पेचीदगी से पूछे थे, लेकिन मेरा जवाब एक ही था कि सर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ और मैं सबको एक नज़रिए से देखता हूँ। मैं अपने जो जवाब है फिर उस पे अड़िग रहा था, ठीक है। अच्छा वो क्वेश्चन मेरे को इसलिए याद नहीं रहे क्योंकि इसके बीच में, क्योंकि टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव था और अजीब सा ही तरीके से सवाल जो है वो, और अजीब से ही सवाल थे उनके 2 जो मेरे को याद नहीं है। तो एक्सपर्ट ने इंटरप्ट भी कर दिया था, जो एक्सपर्ट 1 है उन्होंने बीच में इंटरप्ट भी कर दिया था थोड़ा-सा, तो उस वजह से मैं यहाँ डिस्टर्ब हो गया था और मेरे को ये याद नहीं रह पाई ये 2 सवाल, ठीक है। बाकी मेरा जवाब एक ही रहा था इन तरह के सवालों पे कि सर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सबको एक नज़रिए से देखता हूँ। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा अगला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा कौन सा पढ़ते हो? तो मैंने कहा दैनिक भास्कर, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने मेरे से क्योंकि मैंने भरतपुर जाट किसान आंदोलन ऊपर बोल चुका था, तो इसलिए मेरे से ये क्वेश्चन आया है जितना मैं समझ पाया हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि भरतपुर के कुमेर में 20-25 साल पहले एक जाट जाटव कांड हुआ था, तो उसका रूट कॉज़ क्या है? तो अब देखो, हालाँकि जातिवाद पे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है और ये भी कुछ उसी तरह का सवाल लग रहा था, तो मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था। हालाँकि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि कुछ सज़ा-वज़ा हुई है, अभी लेटेस्ट जो ये कांड हुआ था। लेकिन मैं इस पर जवाब देना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी एक सवाल कुछ इस तरह का हो चुका था। तो मैंने इसमें जो है वो सॉरी सर, नो आइडिया करके मैं आगे बढ़ गया था इसमें, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी हॉबी क्या है? अच्छा जो हॉबी है या स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि जिन ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और आप इन पे बेटर कैसे कर सकते हो। तो मैंने इसमें पहले ही से ही स्ट्रैटेजी ये प्लानिंग करके रखी हुई थी कि मैं अपनी जो हॉबी हो गई, चाहे स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, कुछ इस तरह की बताऊँगा, जिससे कि मेरे से क्रॉस क्वेश्चन ना हो, ठीक है? तो जैसे कई सारे लोग हैं क्रिकेट बता देते हैं, हालाँकि क्रिकेट खेलना मेरे को भी पसंद है, ठीक है? क्रिकेट हो गया या कुछ और भी चीज़ हैं जो लोग बताते हैं, तो उनमें क्या है क्रॉस क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी हॉबी पे क्रॉस क्वेश्चन ना हो, तो मैं आपको अगली वीडियो में 2-3 हॉबी ऐसी बता दूँगा, जिससे कि आपको उसमें कोई भी ऐसा क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। अगर होगा, तो बहुत ही मामूली सा होगा, ठीक है? जिससे कि आप उसे ईज़िली हैंडल कर पाओगे, ठीक है? तो जैसा कि फिर मैंने यहाँ पर इसी वजह से मैंने इसी स्ट्रेटजी से मैंने अपनी हॉबी जो है, वो बता दी थी कि मैं सर यूट्यूब पर वीडियोज़ क्रिएट करता हूँ। एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे सीएसआई, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, इस तरह की चीज़ें। और फिर मैंने उनको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा सर मैं टीचिंग वीडियोज़ नहीं डालता, केवल एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो है, वो डालता हूँ। तो उन्होंने कहा ओके। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर में एक घास पाई जाती है, वो कौन-सी घास है? तो मैंने कहा सर सेवण घास पाई जाती है। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन था कि इसी में सब क्वेश्चन था कि इसमें क्या होता है बताइए? तो इसमें प्रोटीन वगैरह चीज़ें ऐसी होती हैं, बाद में मेरे को पता लगा, लेकिन तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा सर कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था उनका वो था कि भरतपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी में
कौन सी घास पाई जाती है जो इत्र बनाने में काम में ली जाती है। तो इसका भी मुझे आंसर आता था। मैंने कहा सर खस घास पाई जाती है जो कि पानी की सतह पर उगती है और इसका इत्र बनाने में काम लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भरतपुर में क्या कोई इत्र बनाने का सेंटर है क्या? तो मैंने कहा सर कोई सेंटर नहीं है। इसके बाद में उन्होंने कहा तो कहाँ ले जाते हैं फिर इसे इत्र बनाने के लिए? तो इसका आइडिया मुझे नहीं था, तो मैंने सॉरी बोल दिया इस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि चंबल की बायोडायवर्सिटी के बारे में बताइए। तो चंबल की बायोडायवर्सिटी के बारे में मैंने बताया कि सर इस पर बांध बने हुए हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। चंबल में घने जंगल हैं, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर पाई जाती है। चलिए जी, वो जैसे घड़ियाल हो गए, डॉल्फिन हो गए, तो इस तरह के जलीय जीव भी पाए जाते हैं। तो मेरे को इतना जितना याद आ रहा था मैंने उतना बता दिया। ठीक है, हालांकि और भी काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर इस पर हो सकता है, पर अपन भाई असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कैंडिडेट हैं, तो हम उतना ज़्यादा इतना पढ़ते नहीं हैं इन जीके को, और अपनी सब्जेक्ट भी जो है वो फिजिक्स है। तो मेरे से जितना हैंडल हो पाया मैंने उतना हैंडल किया इस तरह के क्वेश्चंस को। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो आया था मेरे पास ये था कि एजुकेशनल इंप्रूवमेंट के लिए आप अपने कोई 3 सुझाव बताइए। ठीक है, तो फिर मैंने इसको ऐसे बताया कि सर अभी फ़िलहाल में जो मुझे पर्सनली सबसे मेजर कमियाँ और बेसिक कमियाँ जो मुझे दिखती हैं, जो हमें सबसे पहले सुधारनी चाहिए, तो उनके ऊपर सुझाव मैं देना चाहूँगा। तो मैंने बताया कि सर सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ही सुधार करना चाहिए, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, लैब्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ हो गई, उनको हमें सुदृढ़ बनाना चाहिए। फैकल्टीज़ बहुत, अब जैसे कि वैकेंसीज़ ही नहीं आती हैं तो आपको पता है फैकल्टीज़ कहाँ से भरेंगे। ठीक है, मैंने इस पर ये बोला था कि जैसे सर फैकल्टीज़ हैं वो उनकी बहुत कमी है। ठीक है, तो उनकी जो रिक्त पद है उनको भी जल्दी से जल्दी और भरा जाना चाहिए। और फिर मैं बोला था मैंने कि सर हमें रिसर्च लैब्स को अच्छे से डेवलप करना चाहिए हमारे कॉलेजेस की को, जिससे कि हम नेशनली और इंटरनेशनली जो है बच्चे जो है एक दूसरे से जुड़ पाएँ और अच्छा काम मतलब हमारे कॉलेजेस में रिसर्च के रिगार्डिंग देखने को मिले। तो इस तरह के मैंने 3 सुझाव बताए थे। तो फिर उन्होंने कहा था ओके, फिर मेंबर ने एक्सपर्ट 1 को बोल दिया था पूछने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मेंबर जो वन मतलब मेंबर है उनके सवाल जीके के सवाल खत्म होते हैं, और इसके बाद में करीबन 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, 10-12 क्वेश्चन, और इसमें शायद 10 से 12 मिनट तो जो है वो इसी में ही निकल गए थे मेरे इंटरव्यू के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपर्ट 1 ने मेरे से क्या-क्या पूछा था, वो देख लेते हैं। करते हैं एक्सपर्ट 1 के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या पढ़ के आए हो बेटा? ठीक है, तो बड़े स्माइल के साथ उन्होंने कहा था, तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है कोई स्माइल करता है तो। उसके बाद मैंने जवाब दिया कि सर मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स ये पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने कहा ओके वेरी गुड। इसके बाद उन्होंने कहा पहला क्वेश्चन ये था कि बैंड थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो मैंने कहा सर ब्लॉक वैज्ञानिक ने दी थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ब्लॉक ने तो क्रिस्टल पोटेंशियल को बताया था, और क्रॉनिक पेनी मॉडल का नाम सुना है? तो मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने पूछा क्रॉनिक पेनी मॉडल क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि सर ये इस तरह के होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल पोटेंशियल में बिहेव को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो तो क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे, आंसर को भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, उनको केवल एक बार हल्का सा देख लेना है। ठीक है, कि किस तरह के क्रॉस क्वेश्चन हमसे कहाँ कहाँ हो सकते हैं। बाकी आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हो, बाकी ये जो पार्ट है वो मेजरली सब्जेक्ट का पार्ट है। तो बस एक आप फटाफट से इस वीडियो जो ये वाले जो पार्ट हैं, एक्सपर्ट वाले जो पार्ट हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत जल्दी स्पीड में आप देख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, आपका लिए इतना काम इसमें नहीं है ना? लेकिन जो सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी है वो हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम सबकी सभी सब्जेक्टों की जो स्ट्रेटजी है, कॉमन स्ट्रेटजी, वो नेक्स्ट वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसमें हल्का सा देख लीजिए कि मेरे से किस तरह से सवाल जवाब हुए थे और क्या सिचुएशन जो है वो रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मेरे से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था फिजिक्स का ही, कि एसी हम ऊपर दीवार पर लगाते हैं और हीटर जो है वो नीचे ज़मीन पर क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैंने हल्का सा दिया था। ठीक है, लेकिन वो जो सुनना चाहते थे वो आंसर उनको नहीं मिला, तो मैंने भी उनसे ज़्यादा फिर दोबारा आंसर देने की कोशिश नहीं की। तो मैंने उनको सॉरी सर बोल करके यहाँ पर सॉरी बोल के आगे बढ़ना ही ज़रूरी समझा। ठीक है, इसके बाद में मेरे से तीसरा क्वेश्चन आता है, एक ये भी एक तरह का ये ग्राफ डिज़ाइन करवा रहे थे यहाँ पर मेरे से। तो एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का ग्राफ ड्रॉ करना था बोर्ड पर मुझे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष। तो मैंने सॉरी सर बोल करके आइडिया, सर की कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बोर्ड पर जाओ और मैथमेटिकल फॉर्म लिखो एंगुलर मोमेंटम की। तो फिर उसके बाद में मैं बोर्ड पर गया और मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो लिख दी। ठीक है, फिर उन्होंने तो एक्सपर्ट 1 ने बस मेरे से इतने ही 3 ही सवाल किए थे। ठीक है, और इसके बाद में उन्होंने सेकंड एक्सपर्ट जो है उनकी तरफ इशारा किया कि सर आप पूछिए। और जो सेकंड एक्सपर्ट थे वो सॉलिड स्टेट के ही एक्सपर्ट थे और साउथ साइड के थे। उन्होंने टोटली इंग्लिश में ही क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। जब वो इंग्लिश में पूछ रहे थे तो मैंने भी जो आंसर है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो मैक्सिमम जितनी टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश में यूज़ कर सकता हूँ वो मैंने इंग्लिश में यूज़ की थी। ठीक है, आइए अब एक्सपर्ट 2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक्सपर्ट 2 के क्वेश्चन, अच्छा ध्यान रखना, मैं अभी भी जो है अब मेरे को बोर्ड पे भेज दिया गया है, तो एक्सपर्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन के आंसर है मैं बोर्ड पर खड़े होकर के दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपर्ट 2 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको रिमेंबर रखना है एक्सपर्ट 2 ने मेरे लिए हर, हाँ अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक्सपर्ट 2 के जो सवाल थे वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से थे, और वो भी सॉलिड स्टेट के एक्सपर्ट थे। उन्होंने सारे सवाल मेरे से सॉलिड स्टेट फिजिक्स में किए थे, और एक्सपर्ट 2 ने मेरे को हर एक आंसर के बाद, हर एक क्वेश्चन उन्होंने जब पूछा और हर एक जो मैंने आंसर दिया, तो उसके बाद मेरे को गुड या वेरी गुड, किसी क्वेश्चन के किसी आंसर के बाद गुड बोला तो किसी आंसर के बाद वेरी गुड बोला था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो एक्सपर्ट 2 हैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे लास्ट टाइम तक, तो क्योंकि मैंने उनको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, और यहाँ एक क्वेश्चन पे ही जो
था उस पर सॉरी बोला था, इसके बाद में मैंने कहीं सॉरी नहीं बोला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें सॉलिड स्टेट का डिबे TQ मॉडल क्या है। ठीक है, यानी कि ये स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो डिबे मॉडल होता है वो पूछा गया था। उसके बाद में उन्होंने पूछा मेरे से, मैंने आंसर किया। ठीक है, तो मैंने क्या सेकंड एक्सपर्ट जो है इनके आंसर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए काम का नहीं है। ठीक है, और जो फिजिक्स के कैंडिडेट है वो इजीली इनके आंसर्स जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो सब सॉलिड के लिए सेम होती है क्या, उन्होंने पूछा, फिर मैंने उनको आंसर किया। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मेटा जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या होती है स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो ये मेरे को आइडिया नहीं था, श्योर नहीं था मैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया, बस यही मैंने सेकंड एक्सपर्ट को सॉरी बोला था, इसके बाद सॉरी नहीं बोला था। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने उनको दिया था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, फिर पूछा डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इन्होंने फिर आगे पूछा कि बिरलो जोन क्या होते हैं। बिरलो जोन के बाद में विग्नेट सेट सेल को ड्रॉ करो, वो भी मैंने ड्रॉ की। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टल प्लेन को कौन बताता है। ठीक है, तो इसके बाद में XRD पर चले गए वो कि एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या होता है, फिर एक्सरे डिफ्रेक्शन की कंडीशन क्या होती है वो पूछा गया। इसके बाद में उन्होंने पूछा डायरेक्ट लैटिस के लिए ब्रैग इक्वेशन लिखो और रेसिप्रोकल लैटिस के लिए ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, ये पूछा। ठीक है, तो अब बोर्ड मेंबर ने इतने क्वेश्चन पूछे थे, तो बोर्ड मेंबर ने एक्सपर्ट 1 को जो है, एक्सपर्ट 2 जो है उनको रोक दिया था। उनको कहा कि ठीक है अब इनका हो चुका है, अब इनको जाने देते हैं। तो फिर मैं बोर्ड, जब इन्होंने बोल दिया कि जाने देते हैं, तो मैं बोर्ड जो है वो क्लीन कर रहा था। जब मैं बोर्ड आधा क्लीन कर चुका था तो एक्सपर्ट जो 1 है उन्होंने दोबारा से मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के लिए रोका। तो मैंने कहा जी सर आप बताइए। तो एक्सपर्ट 1 ने मेरे से पूछा कि क्रिस्टलाइट का साइज़ अगर घटाएं बढ़ाएं तो उस पर क्या इफेक्ट पाएगा, पीक्स पर क्या इफेक्ट आएगा, पीक्स की विड्थ पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैंने उनको डिवाइस-शेरर जो रूल है उससे वहाँ पर उनको समझा दिया था। तब मेरे को एक्सपर्ट 1 ने भी गुड बोला था इस क्वेश्चन के बाद में, मतलब मैं ठीक है। फिर इसके बाद में बोर्ड मेंबर ने मेरे से कहा ठीक है अब आप बोर्ड क्लीन कर सकते हो और आप जा सकते हो। तो फिर मैंने बोर्ड क्लीन किया और मेंबर ने थैंक यू कहा मुझे, और अब आप जा सकते हो ऐसा बोला। फिर मैंने भी सबको थैंक यू बोला और बाहर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मेरा इंटरव्यू जो है वो रहा था। अच्छा, अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन स्ट्रैटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब उसमें सारे पॉइंट होंगे जिसमें आपके हर एक डाउट जो है उसको क्लियर कर दूंगा। ये आप थोड़ा सा ये आप बिलीव रखना कि आपका जो हर एक डाउट है, कोई भी डाउट हो आपका इंटरव्यू से रिगार्डिंग, वो आपका अगली वीडियो में जरूर क्लियर होने वाला है। ठीक है, जितनी भी सब्जेक्ट के इंटरव्यू अब चल रहे हैं ध्यान रखें, स्पेशली साइंस वाली जो सब्जेक्ट है। ठीक है, साइंस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ हो गया, चाहे वो बॉटनी हो गया, चाहे जूलॉजी हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, जिनके इंटरव्यू आगे होने वाले हैं, उन सभी के लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वो वीडियो जरूर आप देख लेना। अच्छा, अभी से ही अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप लोगों को कोई इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, चाहे अपनी सब्जेक्ट में डाउट है, ठीक है, चाहे आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसे कंसिडर कर सकूँ। ठीक है, अगली वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं होगा, उसके लिए 2 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन के बाद जो है वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, उसमें हर एक स्ट्रेटजीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, जैसे कि जो अभी 5 मेंबर हैं, उन 5 मेंबर के क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो क्या है। ठीक है, तो हर एक मेंबर के बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया मैंने सबसे ले लिया है, तो उसको मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। कौन सा मेंबर कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है। ठीक है, कौन सा मेंबर कितने हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा मेंबर आपके लिए मतलब ईज़ी रहेगा। ठीक है, कौन सा मेंबर जो है वो 10 नंबर तो फिक्स कर ही रहे हैं कि जो 10 नंबर तो दे ही दिए जाएँगे। ठीक है, साथ ही साथ आपकी हॉबीज़ के बारे में। ठीक है, आप अगर हॉबीज़ पर नहीं अटकना चाहते हो तो आपको हॉबीज़ में खुद से आपको बता दूँगा कि इस तरह की हॉबीज़ लीजिए जिससे कि आपको क्रॉस क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप पीएचडी हो या पीएचडी नहीं हो तो उस पे पीएचडी हो, पीएचडी नहीं हो तो उस पर इंटरव्यू किस तरह से आपको स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है पीएचडी के लिए। अगर आपका पीएचडी पे आप चलाना चाहते हो तो किस तरह से हम वहाँ पर आंसर करें क्वेश्चंस का, या पीएचडी पर अगर आप नहीं चलाना चाहते हो तो फिर हम आंसर्स को किस तरह से टैकल करें। ठीक है, अगर आप किसी जॉब में हो, ठीक है, और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है वो आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा, कॉमन स्ट्रेटजी वाले। ठीक है, साथ ही साथ आपके जिले, अगर मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उसकी जीके में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, और उसकी डिस्ट्रिक्ट की जो जीके है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसको भी मैं एक स्ट्रेटजी के साथ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप जॉब में हो तो आप जॉब वाले कैंडिडेट को किस तरह से हैंडल करना है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा खुद ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो जॉब वाले होते हैं वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इस डायरेक्शन को भी मैं जो है क्वेश्चन जो है वो खोल के रखूँगा, जिससे कि आपको क्या होगा, जॉब वाले कैंडिडेट्स के लिए भी हेल्प हो पाएगी कि जॉब वाले कैंडिडेट अगर हैं तो उनको इंटरव्यू में किस तरह का आंसर करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा, और अगली वीडियो से पहले आपके कुछ कमेंट है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो में वो कंसिडर कर पाऊँ। थैंक यू।